नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के चार्जेज का जो बैंक ऋण देते समय बोरोवर के एसेट पर क्रिएट करता है। चार्ज क्रिएट किया जाता है हमारे द्वारा ऋण दिया गया रहता है उसके रिकवरी के लिए। चार्ज क्रिएट करने से ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है क्रेडिटर के फेवर में। अब कुछ विभिन्न प्रकार के जो चार्जेज हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। इसमें पहली चर्चा हम करेंगे फिक्स चार्ज के ऊपर। फिक्स चार्ज ऐसे प्रॉपर्टी पर हम क्रिएट करते हैं जो आमतौर पर लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्लांट और मशीनरी होता है। मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन जिस सिक्योरिटी पर हमने चार्ज क्रिएट किया है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बदलता है। वो प्लांट एंड मशीनरी अभी जैसा है 1 साल के बाद भी वैसा ही रहता है, 2 साल के बाद भी वही रहता है। इमूवेबल एसेट जो है लैंड एंड बिल्डिंग वो भी वैसा ही रहता है। ऐसे चार्ज को हम फिक्स चार्ज कहते हैं। मतलब फिक्स चार्ज में क्या हुआ कि आइडेंटिटी जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन वो चेंज नहीं होता है। इसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। शॉर्ट में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये सारे लोगों को ये सब पता ही होता है, सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए उसके लिए। दूसरा चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज तो हम क्रिएट कर देते हैं लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन बदल जाता है। जैसे हमने एक ओसीसी लोन दिया है किसी चीज़ के स्टॉक के लिए कि वो खरीदेगा और उसको बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा या किसी प्रकार का प्रोडक्शन करेगा। तो उसमें क्या होता है, आज जो माल उसके पास है कल उसके पास दूसरा माल हो जाता है, भले ही उसका माल का नेचर वही हो। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग चार्ज हो गया। अब जब वो हमारा पैसा नहीं देता है तो हम उसको जब्त करते हैं बोरोवर के कंसेंट से, उसको नोटिस दे करके या किसी भी दूसरे और कानूनी तरीके से। तो वो चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब हम उसको ले लेते हैं। जब ले लेते हैं तो फिर हमको प्लेजी का जो है राइट मिल जाता है और वो फिक्स चार्ज में बदल जाता है। क्योंकि हम जो उसको जब्त कर लेंगे अब तो हम उसको बेच कर नया माल देने नहीं जा रहे हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन उसका बदलेगा नहीं, तो वो फिक्स चार्ज हो जाता है। और कोई कंपनी है वाइंडिंग अप प्रोसेस में आ जाता है या कोई दूसरा असेट है उसको हम बेच देते हैं, ऑक्शन करते हैं वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पर आता है परिपासु चार्ज। परिपासु चार्ज का मतलब ये होता है कि ये चार्ज क्रिएट किया जाता है इन फेवर ऑफ सेवरल क्रेडिटर। असेट तो एक ही है लेकिन सेवरल क्रेडिटर का चार्ज उस पर क्रिएट होता है। उसमें कंडीशन रहता है कि किसका पहले प्रायोरिटी रहेगा और किस प्रोपोर्शनेट पे उसका प्रायोरिटी रहेगा। तो इस तरह के चार्ज को हम जो है परिपासु चार्ज करते हैं। और जनरली ऐसा चार्ज क्रिएट होता है कंसोर्टियम एडवांसेस में, जहाँ बहुत से बैंकों का शेयर रहता है। अकेला कोई बैंक इसको फाइनेंस नहीं करता है, कई बैंक मिलकर जब फाइनेंस करते हैं इसी को मोटे तौर पर हम कंसोर्शियम एडवांसेस बोलते हैं। अब है कि एक्सक्लूसिव चार्ज। एक्सक्लूसिव चार्ज का मतलब होता है कि एक ही क्रेडिटर होगा, ओनली वन क्रेडिटर होगा, बिना किसी दूसरे क्रेडिटर के इंटरवेंशन का वो उस पर चार्ज क्रिएट करता है। और ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव चार्ज कहते हैं। अब है एक चार्ज होता है कि भाई कहता है कि फर्स्ट चार्ज हमारा है, सेकंड चार्ज उस बैंक का है। तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज क्या होता है, जब चार्ज क्रिएट होता है ऑन फर्स्ट बेसिस, पहली दफ़ा जो चार्ज क्रिएट होता है जिस क्रेडिटर को, वो उस क्रेडिटर का उसका फर्स्ट चार्ज माना जाता है। जब कोई एसेट पहले ही से किसी क्रेडिटर को चार्ज है
और उसी असेट पर अब दूसरे क्रेडिटर को भी चार्ज हम क्रिएट करते हैं। उसकी विधियां अलग हैं, उसके तरीके हैं कि ऐसा कैसे किया जाएगा, वो सब अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसको सेकेंड चार्ज बोलते हैं। सिक्योरिटी वही है, पहला चार्ज किसी और का है, दूसरा चार्ज किसी और का है। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब बैंकों में इस्तेमाल होने वाले जो चार्जेज हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें पहले चर्चा करेंगे हम हाइपोथिकेशन का। जब एक लोन हम देते हैं, हमारे पैसा से वो एसेट क्रिएट करता है या एसेट उसके पास रहता है, हम उसको हाइपोथिकेट कर लेते हैं, ऐसे चार्ज को हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है कि कागज़ पत्तर दस्तखत करा के एग्रीमेंट करके चार्ज तो हम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ऑनरशिप बोरोअर का ही रह जाता है और पोजीशन भी बोरोअर का ही रहता है। मतलब हमारा उस पर चार्ज है, मगर वो असेट बोरोअर के पास है और ऑनरशिप भी बोरोअर का ही है। जब वो लोन नहीं चुकाता है तब हम उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, जैसा पहले हमने आपको बताया, नोटिस दे करके या किसी दूसरे विधि से, कानूनी तरीके से हम उस हाइपोथिकेटेड एसेट को अपने में ले लेते हैं और जो शेरशाही एक्ट है उसके तहत हम उसको बेच देते हैं। अगर उसमें हम सफल नहीं होते हैं तो कोर्ट का सहारा लेते हैं। सरफेसी के अंदर तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ही हमारा काम हो जाता है। तो इसमें यह हो गया। सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई, ऑनरशिप रह गया बोरोअर का, पोजीशन भी रह गया बोरोअर का। जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा तब हम पोजीशन ले लेंगे और उससे हम अपना पैसा वसूल करेंगे। अब दूसरे तरह का जो चार्ज है एक, उसको बोलते हैं प्लेज। वो तो था हाइपोथिकेशन, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लेज का। ये थोड़ा हाइपोथिकेशन से अलग किस्म का चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ऑनरशिप जो है बोरोअर का रह जाता है और पोजीशन हमारा हो जाता है। मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स प्लेज जो है वो एसेंशियल है। वो प्लेजी के मतलब बोरोअर हुआ प्लेजर, बैंक हुआ प्लेजी, और जो सिक्योरिटी वो हमको प्लेज कर रहा है उसका ऑनरशिप उसी का रहेगा, लेकिन पोजीशन हमारा हो जाएगा। अब है कि प्लेज कहते किसको हैं, तो इसका डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलता है, प्लेज इज ए बेलमेंट दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। लोन के पेमेंट के लिए दिया है। यहाँ बेलमेंट शब्द की चर्चा हुई है। तो बेलर और बेली तो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे विस्तृत में। बेलमेंट का मतलब होता है जैसे एक आदमी अपना कपड़ा दर्जी को सीने के लिए देता है, तो दर्जी वो कपड़ा को सीता है और वो कपड़ा को तब तक नहीं देगा जब तक उसका हम सिलाई का पैसा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या हैं, कपड़ा देने वाला बेलर हैं और वो दर्जी बेली है। ऐसा नहीं कि वो दर्जी हमारे कपड़े को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेगा। ठीक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो प्लेज के केस में क्या होता है कि सिर्फ मूवेबल एसेट जो है, जो सिक्योरिटी के अंदर में लिया गया है, वहीं हमारा ये प्लेज काम करेगा। ये मूवेबल एसेट में लागू होगा। अब है कि प्लेज कौन करेगा, द ऑनर ऑफ द गुड्स, द एजेंट ऑफ द ऑनर, द ज्वाइंट ऑनर विद द कंसेंट ऑफ अदर को ऑनर एंड ए पर्सन हैविंग limited interest in the goods to the extent of his interest can pledge the securities। ये क्लियर हो गया। गुड्स का ऑनर होना चाहिए या को ऑनर होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो जितना एक्सटेंट तक उसका इंटरेस्ट है उतना तक वो प्लेज कर सकता है। अब है कि प्लेजर तो प्लेज कर दिया, हम तो प्लेजी हैं, तो हमारा राइट क्या क्या है। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राइट ऑफ प्लेजी। प्लेजी को क्या क्या राइट मिलता है
कि हम गुड्स को रिटेन कर लेंगे कब तक, जब तक कि हमारा पैसा बरोबर नहीं दे देता है और प्रोमाइस उसका पूरा नहीं होता है। जब हमारा पैसा दे दिया तब जो उसका जो सिक्योरिटी हमको प्लेज किया था वो हम उसको या तो वापस कर देंगे, नहीं तो आगे भी अगर वो कोई लोन ले रहा है तो उसके लिए वो फिर से हमको प्लेज कर देगा। लेकिन पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन है वहाँ वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये प्लेज करके जो लोन लिया था वो तो हमको चुका दिया, मेरा पहले का भी लोन थोड़ा बचा हुआ है वो भी हम वसूल करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब प्लेजी को ये भी राइट है कि उस गुड्स को हम बेच देंगे अगर वो पैसा नहीं दिया तो। कैसे बेचेंगे? सबसे पहले हमको उसको नोटिस देना जरूरी है। नोटिस वेव करने के लिए भी अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है तो भी हमको नोटिस देना जरूरी है। यहाँ ये क्लियर होने का सवाल है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम पहले जो एग्रीमेंट लिए थे उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हम कोई नोटिस नहीं देंगे, अब पैसा नहीं चुकाइएगा समय से तो हम आपके सिक्योरिटी को बेच देंगे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ होने के बावजूद भी हमको नोटिस देना पड़ेगा। ये हो गई बात। अब है कि एक पेरिसेबल गुड है, माने ऐसा सिक्योरिटी है जो तुरंत उड़ जाएगा हवा में और ख़त्म हो जाएगा, हम उसको जब्त किए हुए हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो उड़ गया तो किस चीज़ को हम बेचेंगे? तो ऐसे केस में हमको जो है ये कहा गया है कि पेरिसेबल गुड्स इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्लेजी, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब उसके गुड्स को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कोई गोडाउन की ज़रूरत हो सकती है या कोई दूसरी व्यवस्था करनी हो सकती है तो उसमें तो खर्च लगता है, वो हम प्लेजर से वसूल करेंगे। टू रिकवर चार्जेज इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। और इस प्रकार का जो चार्ज होता है इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन काम नहीं करता है। बैंक का जो राइट है प्लेज का, ये किसी भी दूसरे संस्थान या सरकार को जो कुछ वसूली करना है उसके ऊपर ये प्रिवेल करता है। ऐसा नहीं कि सरकार आके कहे कि हमारा तो बिजली बिल इसके ऊपर इतना बाकी है, पहले हमारा पैसा दे दीजिए। जी नहीं, हम पहले पैसा लेंगे, उसके बाद बचेगा तो कानून के अनुसार से दूसरा कुछ होगा। लेकिन कोई कंपनी का वर्कर का वेज बाकी है और प्लेज गुड्स को हम बेच रहे हैं तो वर्कर का वेज हमको पहले दे देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बैंक ऑफ बिहार, बैंक ऑफ बिहार पहले हुआ करता था, वो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आज भी काम कर रहा है। ये तो था राइट ऑफ प्लेजी। अब प्लेजी का कुछ ड्यूटी भी होगा, हम तो उसका चीज़ रखे हुए हैं, तो हमारा ड्यूटी क्या है? उसका सामान हम उसको तुरंत वापस कर देंगे वंस द मनी इज रिपेड बैक बाय द प्लेजर। और जब तक उसका सामान हमारे पास है उस सामान को हम इस तरह सुरक्षित रखेंगे जैसे कि वो हमारा ही सामान हो। टू टेक दैट मच केयर ऑफ गुड्स which he would have been taking had the goods belong to him, इतना हमको अच्छा से उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया हम लोग को प्लेज के बारे में। अब एक अलग तरह का और भी आता है, वो आता है असाइनमेंट। कभी कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है पहले असाइन करा के लाइए, वही वाला असाइनमेंट ही है। तो असाइनमेंट इज ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम which may be existing or future as a security for loan. The transferor of such claim is called the assigner and the transferee is called the assignee. मतलब इसमें हम अगर साधारण भाषा में बात करें तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को हम असाइन करने चले हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी मिस्टर ए के नाम से है, मिस्टर ए का लाइफ एश्योर्ड है। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कोई भी दूसरी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके बुक में बैंक का नाम दर्ज करा देते हैं कागज पत्र भेज के,
इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट। अब जैसे हमारे यहाँ कोई आता है, ये हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमको तो इस पर थोड़ा लोन चाहिए, तो सबसे पहले हम सरेंडर वैल्यू उसका देखते हैं। सरेंडर वैल्यू कितना है? सरेंडर वैल्यू मतलब इस पॉलिसी को आज अगर सरेंडर कर दिया जाए तो इसकी कीमत क्या है, उसी को सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। उसी सरेंडर वैल्यू पर जो बैंक के रूल के हिसाब से मार्जिन है, वो मार्जिन घटा करके जो बचता है हम लोन देते हैं। एक बार जब हम लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसको असाइन कराना पड़ेगा। असाइन करने के लिए क्या होता है? एक बोरोवर के तरफ से नोटिस होता है, मतलब जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी है वो नोटिस बाय द बोरोवर होता है, फिर नोटिस बाय द बैंक होता है, फिर एक असाइनमेंट का अलग से कागज़ होता है, वो लगा के हम इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने बुक में उसको असाइन कर लेता है हमारे फेवर में, और उसके रिकॉर्ड के साथ, असाइनमेंट के रिकॉर्ड के साथ पॉलिसी हमको वापस कर देता है। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट, और उसको हम लोन दे देते हैं। लोन चुकता कर देता है, फिर उस पॉलिसी को हम उसके फेवर में रीअसाइन कर देते हैं। हम अपना नाम उसमें हटा देते हैं और उसको वापस दे देते हैं। वो इंश्योरेंस ऑफिस से ताल्लुकात करके हमारा असाइनमेंट ख़त्म करवा देता है, उसका पॉलिसी फ्री हो जाता है। अगर वो पैसा नहीं देता है, हमारे साथ जो उसने ये किया था, एग्रीमेंट किया था कि कैसे कैसे वो पैसा देगा, अगर नहीं देता है, लोन ख़राब हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम सीधा क्लेम करके उससे पैसा ले लेते हैं। इसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट बहुत तरह के होते हैं, मगर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। लीगल असाइनमेंट होता है, इक्विटेबल असाइनमेंट होता है, उस सब पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे एक चार्ज के बारे में जिसको बोलते हैं मॉर्गेज। मतलब है कोई आदमी हाउसिंग लोन लेता है या किसी तरह का बिजनेस के लिए लोन लेता है तो बोलता है कि हमने अपना घर मॉर्गेज कर दिया है। ये मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी के अंदर में, वो बैंक का क्रिएट हो जाता है। ये सरफेसी एक्ट में भी इसकी विस्तृत चर्चा है और सरफेसी एक्ट के पहले से भी है। तो मॉर्गेज तो कई तरह के होते हैं। सिंपल मॉर्गेज होते हैं, मॉर्गेज गवाही कंडीशन सेल होते हैं, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, एनोमेलस मॉर्गेज होता है। तो इन सारे मॉर्गेज की ज़्यादा ज़रूरत बैंक में नहीं पड़ती है। बैंक में इक्विटेबल मॉर्गेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे आसान मॉर्गेज है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या कहता है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इन ए नोटिफाइड एरिया। मतलब एक नोटिफाइड एरिया में टाइटल डीड अगर जमा हो जाता है इस इंटेंशन से कि हम लोन लेने के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं या लोन पहले से ले चुके हैं, तो इसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं। मतलब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इन ए नोटिफाइड एरिया विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट चार्ज over the property with an intention of availing a loan or a loan already availing a loan already to be availed in future to create pecuniary liability। इसी को हम बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये तो हुआ कि उसका क्या डेफिनेशन होता है। अब करते क्या है? हमारे ब्रांच में, हमारी शाखा में एक आदमी लोन लेता है, हम उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? हम उसको बोलते हैं कि भाई हमको वकील से इस कागज़ को दिखवाना पड़ेगा कि सब ठीक ठाक तो है ना। उसको बोलते हैं लीगल रिपोर्ट। कई बैंकों में कहीं लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट बोलते हैं, कुछ भी बोला जाए, कुल मिला के वकील से उन कागज़ों को जांच करवाना। वकील सारा कागज़ चेन लेता है, इससे पहले किसका, इससे पहले किसका, इससे पहले किसका, और 30 इयर्स का 13 इयर्स का चेन लेना उसको ज़रूरी होता है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से वो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी निकालते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो विजिट भी करते हैं और उसका रिकॉर्ड देख के ये पता करते हैं कि सारा चीज़ सब ठीक है, और एक लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट हमको देते हैं। लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट में
वो साफ साफ लिखते हैं कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वेयर स्क्रूटनाइज्ड, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज किया गया है और कैसे कैसे आया है। और लास्ट में वो बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज एंड इज मार्केटेबल। वैल्यूएशन वगैरह हम पहले कराए रहते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारा लीगल रिपोर्ट आ गया। लीगल रिपोर्ट में वकील साहब, पैनल एडवोकेट के बैंक जो होते हैं बैंक के, वो ये भी चर्चा करते हैं कि हमने तो इतना डॉक्यूमेंट देखा, लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए इतना डॉक्यूमेंट ले लिया, थोड़ा कम करके, जैसे उसमें कुछ फ़ोटो स्टेट वगैरह था तो हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम उसको मॉर्गेज करेंगे। मॉर्गेज करेंगे तो हो न हो, हमारा ब्रांच नोटिफाइड एरिया में न हो तो इसकी एक अलग स्थिति होगी। हमारा ब्रांच नोटिफाइड एरिया में है, इसकी स्थिति अलग हो जाएगी। अब है कि नोटिफाइड एरिया किसको बोलते हैं, मतलब नोटिफाइड एरिया उसी को बोलते हैं जिसको राज्य सरकार ने कहा है कि ये नोटिफाइड एरिया है। अब हम ये मान के चल लेते हैं कि हमारा एरिया नोटिफाइड है, इस केस की चर्चा करते हैं। अब वो आदमी जो बोरोवर है हमारा, अभी तो एप्लीकेंट है, बोरोवर होने वाला है, वो डॉक्यूमेंट्स को हमारे यहाँ जमा करता है। हमारे पास एक टाइटल डीड डिपॉजिट रजिस्टर होता है, उसमें हम उसको अंकित कर देते हैं और ब्रांच का जो इंचार्ज होता है वो मॉर्गेजर का प्रेजेंस जो है कंफर्म कर देता है, तो उसका टाइटल डीड जमा हो गया, मॉर्गेज हो गया। लेकिन इसमें कई तरह की बहस शुरू हो गई जब ये सिस्टम चालू हुआ। कभी कभी ऐसा भी आया कोर्ट में कि ये कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो था वो तो हम मैनेजर साहब को ऐसे ही देखने के लिए दिए थे, हम मॉर्गेज कब किए थे, हम तो कहे थे ये सब देखिए, यही कागज़ दे के हमको लोन लेना है। बड़ा मुश्किल हो गया। तब एक व्यवस्था बनाई गई और कहा गया कि नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर देने से ही मॉर्गेज नहीं होगा पूरा, उसके लिए एक लेटर एविडेंसिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का ईजाद हुआ। मतलब आज जब हमने इसको जमा कर दिया बैंक में डॉक्यूमेंट्स को, तो आज के बाद मतलब कम से कम कल या उससे आगे फिर एक कागज़ हम साइन करेंगे, जिस कागज़ में हम ये बोलते हैं इतना इतना तारीख को हम आपकी ये शाखा में आए थे और इतना रुपया सब लोन लेने के लिए हमने ये जमा कराया था अपना डॉक्यूमेंट्स, उसको आज हम कंफर्म करते हैं। तो एलईडीटीडी पर कई स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कभी स्टाम्प ड्यूटी है ही नहीं, तो स्टाम्प एक्ट के हिसाब से हम उसको साइन करके उस ले लेते हैं मॉर्गेजर से और उसके लोन डॉक्यूमेंट के साथ रख देते हैं। अब हम कहते हैं कि मॉर्गेज का काम पूरा हो गया। उसके बाद हम लोन डिसबर्स करते हैं, अगर कंडीशन है कि डिसबर्स लोन ओनली आफ्टर क्रिएटिंग मॉर्गेज, इसी को बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। अब इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में हम समझते हैं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने बताया कि जब हमारी शाखा नोटिफाइड एरिया में है। अब हमारी शाखा नोटिफाइड एरिया में नहीं है, तब क्या करेंगे? तो बैंक व्यवस्था करके रहता है कि भाई आपकी शाखा जब नोटिफाइड एरिया में नहीं है तो अगल बगल में नज़दीक की कोई शाखा जो नोटिफाइड एरिया में रहती है उसको इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि भाई फना फना ब्रांच जो नोटिफाइड एरिया में नहीं है वो अपना डॉक्यूमेंट आपके यहाँ जमा करेगा। हम बोरोवर को वहाँ भेजते हैं, वहाँ वही काम वो करता है और वहाँ से कंफर्मेशन हम मंगा लेते हैं। एलईडीटीडी जो साइन करता है उसका भी एक कॉपी मंगा लेते हैं। मतलब मॉर्गेज तो हो जाता है और हमारे रिकॉर्ड में रहता है कि वो हो गया। अब तो कई बैंकों ने तो ऐसा कर दिया कि ठीक है, आपका ब्रांच नोटिफाइड एरिया में नहीं है, आप नोटिफाइड एरिया में जाके मॉर्गेज कीजिए और उस ब्रांच के एजेंट के रूप में उस कागज़ को आप होल्ड कीजिए, फिर वहाँ से वो लिए हुए आ जाता है। मतलब मॉर्गेज हुआ, ब्रांच ए में लोन लेना है, ब्रांच बी में मॉर्गेज होना है, ब्रांच ए ब्रांच बी में मॉर्गेज करवाता है, फिर ब्रांच बी का एजेंट बन के वो कागज़ को लेके अपने यहाँ आ जाता है। तो अब तो ये भी व्यवस्था हो गई है। एनीवे, लेकिन मॉर्गेज ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होगा जब वो नोटिफाइड एरिया में किया गया हो।
तो ये हो गया मॉर्गेज। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने 10 लाख का लोन लिया और मॉर्गेज कर दिया, अब फिर एक 5 लाख का लोन लेते हैं हम कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद, और हम बोलते हैं हमारा सिक्योरिटी का वैल्यू तो बहुत है, अब थोड़ा एडिशनल मॉर्गेज कर लीजिए। तो एडिशनल मॉर्गेज की भी व्यवस्था है, सेम प्रॉपर्टी पर, सेम प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मॉर्गेज है उस पर और एडिशनल मॉर्गेज, उसमें भी उसी तरह LEDTD होता है, वैसे ही विजिट होता है मॉर्गेजर का, मतलब जो मॉर्गेज करता है उसको मॉर्गेजर कहते हैं, और हमारे पास बैंक में जो चूँकि करता है हमारे पास मॉर्गेज करता है, इसीलिए बैंक को मॉर्गेजी कहा जाता है। तो मोटे तौर पर मॉर्गेजर मॉर्गेजी का हो गया। अब बाकी मॉर्गेज की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हम इक्विटेबल मॉर्गेज पर जो है रह जाते हैं, है कि नहीं? तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चार्ज बच गया, लियन। तो लियन है थोड़ा लंबा, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। लियन के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें लियन को क्लियर करेंगे। तो मुझे अभी लग रहा है कि फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज वगैरह आज एकदम क्लियर हो गया होगा। हाइपोथिकेशन भी क्लियर हो गया, प्लेज भी क्लियर हो गया, और मॉर्गेज भी, इक्विटेबल मॉर्गेज खासकर बैंक में जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो क्लियर हो गया। तो आज इतना ही पर संपन्न करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा वीडियो जो है व्यू तो बहुत अधिक होता है, लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं होता है। तो हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।